आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। अलसे सर के इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने मेरे सेंटेंस कंपोजिशन को सीख लिया होगा, सेंटेंस खुद बनाने लग गए होंगे, मेरी डिजिटल बुक से प्रैक्टिस भी करने लग गए होंगे, और कॉन्वर्सेशन जो मेरे वीडियोस हैं साथ ही साथ मेरी बुक्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज मैं आपको फ्रेज के बारे में बताता हूं। जो प्रोवर्ब्स होती है, इडम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जो एक तरह से लिटरेचर लैंग्वेज होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि कोई आप हिंदी में बोलते वक्त नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना, अरे ये तो आस्तीन का सांप है, अरे बहुत धोखेबाज व्यक्ति है, ठीक इस तरह से, अरे बहुत कठोर मतलब कठिन समस्या है, अरे ये तो कबाब में हड्डी है। इस तरह से आप हिंदी में अपनी कॉन्वर्सेशन में जो है फ्रेज को उपयोग करते हैं। उसी तरह हम इंग्लिश बोलते वक्त भी उनका उपयोग करते हैं, और वो अपने सिनेरियो में जिस तरह से हम हिंदी में उनका उपयोग करते हैं उसी तरह उसके अंग्रेजी के भी अपने वर्जन होते हैं। आज हम कुछ फ्रेजेस को समझेंगे और उनका सेंटेंस में यूज कैसा होता है वो भी देखेंगे, और आप स्पोकन में कैसे उनको यूज कर सकते हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखें फ्रेज क्या है और फ्रेज को हम कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इन फ्रेजेस को समझते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रेज समझिए आप। क्या समझे आप? डेफिनेशन ऑफ फ्रेज कि फ्रेज क्या है और हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। फ्रेज इज अ कंप्लीट मीनिंग। क्या कह रहा हूं मैं आपको? फ्रेज is a complete meaning but not complete sentence। मतलब मैंने आपको क्या कहा कि फ्रेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं। यदि मैंने कहा आस्तीन का सांप तो कंप्लीट मीनिंग है, मैंने कहा कबाब में हड्डी तो वो कंप्लीट मीनिंग है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं। मैंने यदि उसे सेंटेंस बनाना है तो उसे सेंटेंस कंपोजिशन में यूज करते आना चाहिए। बहुत से लोग हमारे आसपास आस्तीन के सांप होते हैं, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। अरे तुम्हारा दोस्त वो तो कबाब में हड्डी है। इस तरह के सेंटेंस कंपोजिशन में उनका उपयोग करना पड़ता है। तो याद रखें ये जो फ्रेज होते हैं ये कंप्लीट मीनिंग होते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं। इनका उपयोग हमें सेंटेंस कंपोजिशन में करना पड़ता है। जैसे आप यहां देखें, टू बरी द हैचेट। अब टू बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी शत्रुता को भुला देना। क्या मतलब होता है? पुरानी शत्रुता को भुला देना। अरे थूक दे यार गुस्सा, बरी द हैचेट। अब पुरानी शत्रुता को भुला देना है, ये यहां पर कैसे उपयोग किया है मैंने? एक मीनिंग के तौर पर। अब मैंने यहां क्या कहा? यह कंप्लीट मीनिंग है परंतु इसे कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस कंपोजिशन मतलब एसवीसीएम सिस्टम का उपयोग करना बहुत जरूरी है, उसका उपयोग करना पड़ता है। कैसे? आप यहां पर एग्जाम्पल देखो, लेट अस बरी द हैचेट फॉर एवर एंड लाइक अ फ्रेंड्स। अरे खत्म करो झगड़ा हमेशा के लिए और दोस्तों की तरह रहो। Let us bury the hatchet and live like a friend। तो let us bury the hatchet forever and live like a friends। तो ये हमने उपयोग किया। तो let us यहां उसको हमने bury the hatchet को किसकी तरह, आप उस मीनिंग को, उस फ्रेज को हमने सेंटेंस में यूज किया और सेंटेंस बना दिया हमने कि चलो झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करो, पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए थूक दो और दोस्तों की तरह रहो। ये सेंटेंस का मीनिंग। तो याद रखें इन फ्रेजेस का उपयोग कैसे होता है। जितना हम इडम्स, फ्रेजेस, कुछ अच्छी वोकैब का उपयोग करते हैं उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रेसिव, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। जितना हम जैसे जैसे स्पोकन करते जाते हैं उन सब चीजों को सीखते जाते हैं जो हमको सीखना रहता है। अब जैसे यूज ऑफ फ्रेजेस इन सेंटेंस। क्या कह रहा हूं मैं कि हमको यदि फ्रेज का सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यदि किसी फ्रेज के पहले टू का प्रयोग किया गया हो
देखिए समझे, यहां पर टू का प्रयोग किया गया हो तो उसे सेंटेंस में वर्ब की तरह उपयोग कर सकते हो। यदि आपने किसी भी फ्रेज के पहले टू का प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रामर सीखा यदि यहां पर टू है तो उसके ठीक बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। मतलब हम उसे ऐसे इन्फिनिटिव तो उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन हम उसको वर्ब की तरह सेंटेंस में उपयोग कर सकते हैं। यदि हमने देखा यहां पर कि यदि टू है तो सेंटेंस में उसे हम वर्ब की तरह क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है बहुत कठिन समस्या का समाधान कर लेना, बहुत पुरानी समस्या, जटिल समस्या का निराकरण कर लेने को हम कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। अब ये टू है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इस सेंटेंस में मैं इसे किसकी तरह उपयोग कर सकता हूं, मैं वर्ब की तरह उपयोग कर सकता हूं। द नेशनल लीडर्स कट द गॉर्डियन नॉट बाय अबॉलिशिंग नेटिव स्टेट्स। अब जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने जो रियासतों को खत्म करके बहुत कठिन समस्याओं का निराकरण कर दिया। तो अब ये कट यहां मैंने एज ए सेकेंड फॉर्म यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब के सभी फॉर्म एक जैसे होते हैं। अब यहां मैंने आपका सेकेंड फॉर्म उपयोग किया और सेंटेंस में क्या कहा, द नेशनल लीडर्स कट द गॉर्डियन नॉट बाय एबॉलिशिंग नेटिव स्टेट्स। ये जो फ्रेज है ये आप देख रहे हैं, इस फ्रेज को मैंने एज ए वर्ब यूज किया। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या थी, यहां पर टू था। जब आप इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो टू हट जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब डायरेक्ट हो गया और बाकी सब कॉम्प्लीमेंट कर गया। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द नेशनल लीडर्स कट द गॉर्डियन नॉट बाय एबॉलिशिंग नेटिव स्टेट्स। मतलब राष्ट्रीय नेताओं ने रियासतों को, स्थानीय रियासतों को खत्म करके बहुत कठिन समस्या का निराकरण कर दिया। तो आप इन सब चीजों को समझें कि यदि किसी फ्रेज के पहले टू है तो हम उसका सेंटेंस में कैसे एज ए वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन एक और समझे आप मेरी बात को, मैं यूज ऑफ फ्रेज में एक और कॉन्सेप्ट आपको यहां क्लियर कर रहा हूं कि यदि किसी फ्रेज के पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया हो तो सेंटेंस में उसे सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जैसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपने कहा कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। अब हम क्या कहते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। आपने कॉक एंड बुल स्टोरी वाली किताब भी पढ़ी होगी कि कौवा जो बेल चरता रहता है और कौवा उसके ऊपर बैठकर उसको कहानियां सुनाता रहता है और ऊपर की उसकी डेड स्किन्स को खाता रहता है। तो मनगढ़ंत कहानी, पूरी किताब है इस पर, कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसका मन क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, अब मैं इसका उपयोग करता हूं, क्योंकि यहां पर टू का प्रयोग है नहीं तो मैं इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा। द टेल ऑफ हिज एडवेंचर इज नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। जो अपनी वो साहसिक कहानियों की जो मतलब की बात, अपनी साहसिक कारनामों की जो कहानी बता रहा है वो सिर्फ क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है। तो यहां मैंने आपको क्या कहा, द टेल ऑफ हिज एडवेंचर्स इज नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। जो उसकी जो साहसिक बातों की जो कहानियां हैं वो सिर्फ क्या है, मनगढ़ंत कहानी है। मैंने इसे यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। क्या यूज किया है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। किसको, मैंने फ्रेज को, इस वाले फ्रेज को। क्यों? क्योंकि यहां टू का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आप इन सब चीजों को समझे कि आप फ्रेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में। और देखिए मैं आपको और क्लियर करूं यहां पर कि यदि किसी फ्रेज के पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया हो तो सेंटेंस में उसे कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने यहां पर एक फ्रेज लिखा है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग मतलब धोखेबाजी का कार्य। क्या है ये धोखेबाजी का कार्य। डबल डीलिंग, आपके साथ कुछ और डील कर लिया, किसी और के साथ कुछ और डील कर लिया, इट इज कॉल्ड द डबल डीलिंग। मतलब कि अपन को कुछ कह दिया, दूसरे को कुछ कह दिया, इट इज कॉल्ड द डबल डीलिंग। और डबल डीलर, डबल डीलिंग, ये दोनों ही नाउन है। अब मैंने सेंटेंस में, चूंकि फ्रेज में टू नहीं है इसलिए वर्ब के साथ प्रयोग नहीं है। हिज डबल डीलिंग हैज नाउ एक्सपोज्ड टू द पब्लिक। उसकी धोखेबाजी आप जनता के सामने आ गई है। तो डबल डीलिंग मतलब होता है धोखेबाजी का कार्य या धोखेबाजी। तो हिज डबल डीलिंग हैज एक्सपोज्ड नाउ टू द पब्लिक। तो यहां पर अपन ने देखा
कि किसके सामने आ गई है, वो जनता के सामने आ गई। तो यहां मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज किया। तो आपने फ्रेज को देखा होगा, कई बार हम फ्रेज को पढ़ते हैं, समझते हैं कि सर फ्रेज का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। देखो, फ्रेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, फ्रेज नॉर्मल स्पोकन के लिए भी यूज होता है, फ्रेज सभी जगह यूज होते हैं। अब इन फ्रेजेस का उपयोग कैसे करना है, आप इस लेक्चर को अच्छे से समझे। अब फिर मैंने क्या किया है, मैंने आपको बहुत सारे फ्रेजेस समझाने की कोशिश की है। कैसे समझाने की कोशिश की है, देखिएगा यहां पर मैंने कुछ फ्रेज लिए हैं और उन फ्रेजेस को मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहां पर मैंने फ्रेज को समझाने की कोशिश की है। मैंने कुछ फ्रेज दिए हैं, क्या दिए हैं, यहां मैंने आपको फ्रेज दिए हैं। अब मैंने कहा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्या होता है, झगड़ा, विवाद। और एप्पल मतलब यहां पर आप इसे पूरे, ये वैसे तो इसका मीनिंग आप अकेला निकालोगे तो नहीं निकलेगा, यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का निकालेंगे तो फ्रेज कहलाएगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। क्या है ये, कॉज ऑफ क्वारल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। अपन कहते हैं अरे क्या कुत्तों की तरह, मतलब कि जो है कुत्तों की तरह लड़ रहे हो उस हड्डी पर, तो इस बोन ऑफ कंटेंशन मतलब वही झगड़े की जड़। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अरे क्यों बच्चे झगड़ रहे हैं, अरे उस एप्पल के कारण। तो अपन कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, कॉज ऑफ क्वारल। तो ये कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। देखो अब मैंने यहां सेंटेंस क्या बनाया, हिमालय रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप हमेशा देखते हैं, आप हिमालय रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब ऐसे कैसा, यदि मैं सेंटेंस बनाऊं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे आप बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं। अब नॉर्मल सेंटेंस में भी कहते हैं कि आई थिंक द एंसेस्टर प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। तो यहां पर वो भी उपयोग किया जा सकता है। तो आप इनका उपयोग कहां करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखो, एन एप्पल ऑफ वन आई। अब एप्पल ऑफ वन आई मतलब आंखों का तारा, वेरी डियर। अरे वो तो ना मम्मी के आंखों का तारा है, उसको तो कुछ भी मत बोलना, इज एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। तो यहां यदि हम इसको कहें कि हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आई, मतलब उसका जो एकलौता बेटा है उसकी आंखों का तारा है। ठीक है ना, इट इज माई एप्पल फोन एंड इट इज द एप्पल ऑफ माई आईज। तो यहां पर अभी तो लोगों का एप्पल फोन जो है, वह आईफोन जो है, वो क्या हो गया है, एप्पल ऑफ एवरीवन्स आईज हो गया है। तो यहां आप ये चीज देखें कि एप्पल ऑफ हर आई, आप यहां इस चीज को, ये जो वंस लिखा है, यहां पर आप सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। जैसे एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ हीज आई, एप्पल ऑफ मदर्स आई, मतलब कि इस वन की जगह आप कुछ भी बदल सकते हैं, वहां सब्जेक्ट रिप्लेस होता है और सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। जैसे मैंने ऐड फ्यूल टू द फायर, बहुत रेगुलर फ्रेज है, ऐड फ्यूल टू द फायर। अच्छा, जहां पर टू का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ब के किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जैसे अपन कह सकते हैं कि सम लीडर्स आर एडिंग फ्यूल टू द फायर इन द कम्युनल वायलेंस। तो एडिंग फ्यूल, एडेड, ये विल एड, ये सब आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये वर्ब है तो इस वर्ब को किसी भी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं, मनाही नहीं है। टू एग्रावेट सम सिचुएशन और मैटर, मतलब क्या करना, घी में, आग में घी डालने का काम है, मतलब झगड़े को बढ़ाना। अब मैंने और अधिक भड़काने की कार्रवाई, देखो, his abusive language added fuel to the fire, his abusive language added fuel to the fire। देखो यहां सेकेंड फॉर्म के तौर पर प्रयोग किया, उसकी जो गंदी गालियों ने झगड़े को और बढ़ा दिया, उसके अप शब्दों ने झगड़े को और बढ़ा दिया। added fuel to the fire, okay please don't add fuel to the fire, keep quiet, we don't want any kind of dispute and discord and quarrel, so don't add fuel to the fire we are using। तो हम हमारी स्पोकन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, जब आप सेंटेंस बना लेते हैं तो फिर इन फ्रेजेस का यूज करते हैं। अब क्यों, क्योंकि आपकी लैंग्वेज को, आपके कम्युनिकेशन को भी तो डिजाइन डेकोरेट करना है, तो फिर इनकी मदद से आप उस चीज को कर सकते हैं। आज जैसे मैंने कहा अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है आराम की जिंदगी,
एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ये मैंने क्या कहा, सरल और आराम की स्थिति जिंदगी। तो मैं क्या कहूं, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, द लाइफ ऑफ सोल्जर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। व्हाट डू यू थिंक, आई एम लिविंग ऑन बेड ऑफ रोजेस, माई लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस? No, I am facing a lots of problem today, nowadays, and my life is just thorn of beds, the bed of thorns, not bed of roses. तो bed of roses मतलब आराम की जिंदगी, comfortable life, the easy and comfortable situation. So right now the people are after corona, the businessmen are not living the life of roses, on bed of roses, but they are on the bed of thorns and facing lots of problem. तो फिर हम इनका उपयोग करते हैं तो फिर हमको अच्छा लगता है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपको और आगे इनके यूजेस को क्लियर करता हूं और समझाता हूं कि क्या है। अब मैंने यहां पर आपको बताया है, आगे यहां पर मैंने कहा एड इंसल्ट टू इंजरी। आप एड इंसल्ट टू इंजरी, जब हम इसको थोड़ा सा समझने लगता है, अच्छा अच्छा अच्छा, जले पर नमक छिड़कना, एड इंसल्ट टू इंजरी, अरे अच्छा अच्छा फेल हो गया, एड इंसल्ट टू इंजरी। तो हम एज वेल एज ह्यूमिलिएट, मतलब नुकसान तो पहुंचाना, साथ ही साथ उसे बेइज्जत भी करना, ऐसे नहीं जले पर नमक छिड़कने वाला काम है, जले पर नमक छिड़कना। ही हैज एडेड, देखो यहां पर वापस सेकंड फॉर्म में ये दिया, insult to injury by writing this letter. Okay, don't tell to Rohit about your result. He will add insult to your injury, not pacify you. तो मैंने क्या कहा, उसको रिजल्ट मत बताना, वो तुम्हारे जले पर नमक छिड़कने का काम करेगा, वो कोई तुमको पैसिफाई नहीं करेगा कि हाँ यार गलत हुआ है। he will add insult to your injury. तो मैंने आप यहां पर जब हम इसका उपयोग करते हैं तो फिर आप जैसे तो देखो यहां पर एड ड्रैगर्स ड्रॉन, ड्रैगर्स मतलब होता है खंजर, डैगर्स, एंड ड्रॉन मतलब होता है खींचना। अब ये इनिमिकल टर्म्स, पारस्परिक शत्रुता, जब भी मिलते हैं ऐसे घूरते रहते हैं और कब लड़ ले, कब तलवारें खींच जाए, तलवारें खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एट वन टाइम रशिया एंड अमेरिका वर एट डैगर्स ड्रॉ। एक समय था 92 कोल्ड वार, जब अमेरिका और रशिया एक दूसरे पर बस बिल्कुल खंजर ताने हुए थे, एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब हम पारस्परिक शत्रुता के लिए प्रयोग करते हैं। हम एक तरह से फ्रेज है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगेंस्ट द रेनी डे, अगेंस्ट द रेनी डे मतलब प्रिकॉशंस फॉर इमरजेंसी। भाई अपन कहते हैं ना अगेंस्ट द रेनी डे, बरसात के पहले, अरे कोई बहुत समय मतलब कि आप आज भी रूरल एरिया में, लद्दाख में, जहां बहुत सारी ईस्टर्न स्टेट्स में बरसात होती है, उसके पहले सारी व्यवस्था कर लेते हैं कि स्नोफॉल और रेन होने के पहले सारी व्यवस्था कर ली जाए। तो अगेंस्ट द रेनी डे मतलब विपत्ति आने से पहले उसकी जो है व्यवस्था कर लेना, सारी सुविधाएं कर लेना, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध करना। यू मस्ट सेव समथिंग एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डे। रेनी डे मतलब पूरे वक्त के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ बचाते रहना चाहिए, पूरे वक्त के लिए, कभी भी अगेंस्ट द रेनी डे। तो यहां पर आप सेंटेंस को यू मस्ट सेव समथिंग्स एवरी मंथ अगेंस्ट रेनी डे। तो अगेंस्ट रेनी डे मतलब विषम परिस्थितियों के लिए, पूरे वक्त के लिए। एट लॉस, क्या उपयोग किया मैंने, एट लॉस, टू बी कंफ्यूज, अरे क्या है, तो टू बी कंफ्यूज, घबरा जाना। जैसे अपन को कहीं अचानक अपन नई जगह पर पहुंच गए, बस से उतरे और घबरा गए, एट लॉस, कंफ्यूज, कहां जाए, घबरा जाते अपन। तो यहां पर क्या उपयोग किया मैंने कि यदि यहां पर मैंने जो उपयोग किया है वो ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू अगेंस्ट सो मच ऑफ, ठीक ना, सो मच ऑफ, अगेंस्ट द सो मच ऑफ प्रॉब्लम या सो मच ऑफ। तो यहां पर क्या कहा है कि ही वॉज एट लॉस, मतलब किस में आ गया था भाई, कंफ्यूज हो गया था, एट लॉस या परेशान हो गया था, टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू अगेंस्ट द सो मच प्रॉब्लम, अगेंस्ट सो मच सिचुएशन। तो इन सब चीजों के लिए अपन ने यहां पर एट लॉस का प्रयोग किया गया है। चलो आगे मैं देखता हूं और आगे उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें अब यहां पर
सेंटेंस को एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स मतलब होता है शत्रुता की अवस्था, मुंह फुला लेना। लॉगर हेड्स मतलब शत्रुता की अवस्था। द टर्म ऑफ हॉस्टिलिटी, द टर्म ऑफ हॉस्टिलिटी, शत्रुता कर लेना। ही इज एट लॉगर हेड्स विथ हिज ओन ब्रदर, भाई वो अपने खुद के भाई के साथ क्या है, शत्रुता की स्थिति में है। एट लॉगर हेड्स, मुंह फुलाया हुआ है उससे, मतलब बिल्कुल क्या रे, क्यों उससे मुंह फुलाया हुआ है, तो लॉगर हेड्स हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप डेंजर और एविल एट अ डिस्टेंस, मैं ऐसे लोगों को दूरी रखता हूं, मतलब कि खतरे या बुराइयों को दूर रखना। दो को, मैं बुराइयों से दो कुछ दूर रहता हूं। एट आर्म्स लेंथ, आई पुट एवरीथिंग एट आर्म्स लेंथ whatever is harmful for me। तो यहां पर मैंने क्या, कीप सच रास्कल्स एट आर्म्स लेंथ, ऐसे तो ऐसे मतलब कि बेकार लोगों को तो दूरी रखना चाहिए, कोसों दूर रखना चाहिए, एट आर्म्स लेंथ। अच्छा, एट वंस फिंगर एंड्स, अरे अपन कहते हैं अरे चुटकी में, एट वंस फिंगर एंड्स, तो यहां पर हैव अ फुल एंड रेडी नॉलेज, और वो तो इट्स वंस फिंगर एंड्स से, तो यहां यदि अपन कहें उसकी तो चुटकी का काम है यार, पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान। अ लॉयर शुड हैव ऑल द सेक्शन ऑफ द एक्ट एट हिज फिंगर एंड्स। आप बताओ, एक वकील को जितनी भी सेक्शन है उसके एट फिंगर्स एंड, चुटकी पर आ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो एक लॉयर को क्या होना चाहिए, जितनी भी उसकी सेक्शंस है वो सब पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब देखो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूं और इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एट वंस फिंगर एंड्स, ठीक, ये देखो एन एक्स टू ग्रीन, अब क्या है, एन एक्स टू ग्रीन। अब एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, एन एक्स टू ग्रीन, ठीक है। और दूसरा उसके नीचे है टू बीट अबाउट द बस, टू स्ट्रे फ्रॉम द, टू बीट अबाउट द बस, मेन पॉइंट, विषय से भटक जाना। टू बीट अबाउट द बस मतलब क्या होता है, बेकार का ढिंडोरा पीटना। टू स्ट्रे फ्रॉम द मैन स्ट्रीम, अब यहां पर कैसे, अ गुड स्टूडेंट्स नेवर बीट अबाउट द बस, अच्छे विद्यार्थी कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। इन राइट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस, यदि कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो अच्छे विद्यार्थी कभी भी उस रास्ते से नहीं भटकते। टू बियर द बंट ऑफ, क्या है, टू बियर द बंट ऑफ मतलब मतलब बर्दाश्त कर लेना, क्या कर लेना, टू एंड्योर द कैलेमिटी और डिफिकल्ट सिचुएशन, विषम परिस्थितियों को, कठिनाइयों को हिम्मत से सामना करना। टू बियर द बंट ऑफ, कोई जल जाता तो अपन ये इस तरह के एक्सप्रेशन करते हैं, टू बियर द बंट ऑफ, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। महाराणा प्रताप बोर द बंट ऑफ द मुगल इन्वेजन्स बैरली, ये बोर बियर का सेकेंड फॉर्म, और यहां पर द बंट ऑफ द मुगल इन्वेजन्स, ये मुगलों के आक्रमण को। ठीक, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं क्या है नेक्स्ट। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, क्या है, एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त के लिए प्रयोग किया जाता है। इन डिसऑर्डर, तितर बितर, अस्त व्यस्त। माई यंग सन हैज थ्रोन माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये एट सिक्सेस एंड सेवन, माई यंग सन हैज थ्रोन माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो यहां पर उसने कहां फेंक दी है भाई, इधर उधर मेरी किताबों को फेंक दिया है, ठीक है। तो यहां पर उसने ये है एट वंस विट्स एंड, मतलब किसी की मति मर जाती ना, अरे उसकी तो मति मर गई थी। एट वंस विट्स एंड, टू बी कंफ्यूज, होश खो बैठना, घबरा जाना। एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द पुलिस, द सस्पेक्ट वॉज एट हिज विट्स एंड, मति मर जाना, घबरा जाना, कुछ भी कर नहीं पाना। टू बियर द पाम, मतलब टू बियर द पाम मतलब क्या होता है, विजयी होना। टू बी विक्टोरियस, मतलब आप इस तरह से टू बियर द पाम्स के लिए हम उपयोग करते हैं, टू बी विक्टोरियस। आवर टीम बॉर द पाम इन द फाइनल मैच, ये सेकेंड फॉर्म हमने उपयोग किया बियर का, बॉर, और यहां पर प्रयोग किया है उसका सेंटेंस का,
ठीक, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा क्या है यहां पर बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स के लिए हम जिगरी दोस्त का प्रयोग करते हैं, किसका? इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्र के लिए। मोहन इज माई बॉसम फ्रेंड। बैग एंड बैगेज, किसके उपयोग के लिए अपन कर रहे हैं? अपन बैग एंड बैगेज। ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरे, बोरिया बिस्तर के साथ, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज रेडी बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के, अरे मैं तो सारे तामझाम के साथ हमेशा तैयार रहता हूं। ये 18-20 फ्रेजेस हैं जिनके लेक्चर्स मैंने आपको बताया है। आप इसे बार बार अच्छे से देखें, अच्छे से समझे। ऐसे कम से कम मेरे 10 लेक्चर्स मेरे ऐप पर, मेरे अपने कोर्स में बिल्कुल डले हुए हैं। आप उन्हें अच्छे से बार बार देखें और फ्रेजेस का कैसे यूज होता है उसे आप समझे। ये आपके स्पोकन में 4 चांद लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भालसे सर की इंग्लिश क्लासेस आपको अंग्रेजी सिखा कर ही रहेगी, बस आप लगातार क्लासेस को बेहतर तरीके से अटेंड करते रहे।